नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने मेरा जो इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने बांग्लादेश और एक हिंदू सनातन धर्म के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था। बांग्लादेश में जो राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स में उलटफेर हो रहे हैं और उन सब में हमारी हिंदू माइनॉरिटी को जो नुकसान हो रहा है, उन सबको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने अपने 2 वीडियो बनाए थे। मैंने उनमें कुछ बातें बताई हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ उस बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस के बारे में, और फिर हिंदू सनातन धर्म के बारे में, जो कि वर्ल्ड में उसकी क्या सिचुएशन है, इन सब के बारे में मैंने उसमें बातें बताई थी। लेकिन मेरी बातों का मैं खुद उन वीडियोस को देखकर उनको मैं समअप नहीं कर पा रहा था कि आखिर में कहाँ, किस दिशा में हमारी जो है बांग्लादेश की राजनीति जा रही है। वहाँ पे और भी कुछ मुद्दे हैं, उनको उजागर करने, आपको बताने, खुद समझने में एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार सिंह और मैं किसी बर्निंग टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूँ। तो ये मेरा जो अभी आज का वीडियो है, ये पिछले वीडियो के कड़ी में ही देखा जाए। इसका मतलब कि इसको देखने के बाद या इससे पहले आप उस बांग्लादेश रूट कॉज ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिक्स उसको एक बार जरूर देखें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएंगी। खैर, शुरू करते हैं। तो मैं पिछले वीडियो से इसको थोड़ा जोड़ देता हूँ कि बांग्लादेश पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश जो है, जो कि 26 मार्च 1971 को एग्जिस्टेंस उसका हुआ और पाकिस्तान से अलग होकर एक देश बना, जिसके जो फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ही बेटी शेख हसीना, जो कि अभी कुछ दिनों पहले वहाँ की प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो अपनी जो है उन्होंने पलायन किया, हमारे देश में आई। और फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ ही रहे होंगे। हमारा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है, जरा मैं इसका एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। जो बांग्लादेश है, आप देख सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया है और आप इंटरनेट पे भी इसको जो है वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के बॉर्डर में काफी हद तक घिरा हुआ है। जाहिर सी बात है, इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, तो ये ऑब्वियस है कि उसका बॉर्डर हमसे मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बांग्लादेश का बॉर्डर, हमारे जो इंडिया है, इनके जितने भी बॉर्डर जो कंट्रीज शेयर करती हैं उनमें नंबर 1 पर बांग्लादेश आता है, जो लगभग 4100 किलोमीटर की दूरी जो है बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। और अगर एग्जैक्ट नंबर बोलूँ मैं तो वो है 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि वो जो 4096 किलोमीटर है, उनमें कौन कौन से राज्य हमारे इंडिया के उसमें टच करते हैं। तो वो हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप गौर करेंगे तो ये सारे ईस्टर्न साइड के राज्य हैं, जिनमें से कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये जो मुद्दा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का, ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स अगर ध्वस्त हो रही है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, माइनॉरिटी पे हमला किया जा रहा है, तो फिर पलायन ऑब्वियस है। और वो पलायन कहाँ होता है? हम अमेरिका को देख चुके हैं, मैक्सिको का पलायन अमेरिका की तरफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बॉर्डर शेयरिंग थी। हमारे यहाँ जो पलायन हो सकता है माइनॉरिटीज का, इवन कुछ अनवांटेड तत्वों का भी हो सकता है। तो हम यहाँ बैठकर उस चीज को समझने की कोशिश करें कि किस किस एस्पेक्ट से हमको अपने देश को बचाना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो बॉर्डर है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है, जो कि हमारी सरकार कर भी रही है। पार्लियामेंट में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, आप उसको संसद टीवी पर देख सकते हैं। खैर, वहाँ की जो रूट कॉज है वो पिछले वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट मेरा रह गया था
कि कोई भी जो देश है, जो इतने सालों से जनता किसी पीएम को मान रही थी, उनके रूल में के अंडर में वो बांग्लादेश था, वहाँ की जनता थी, तो फिर ऐसी इतनी ज़्यादा जो है एग्रेसिव जनता कैसे हो गई? इसका एक कारण खुद शेख हसीना भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया 2008 के बाद से शेख हसीना का एग्जिस्टेंस पॉलिटिक्स में आया और उन्होंने लगातार 4 बार वहाँ की प्रधानमंत्री का चुनाव जीता, अच्छे मार्जिन से जीता। लेकिन वो अच्छा मार्जिन 2024 में कौन सा रोल उन्होंने प्ले किया, वो मैं जरा आपको बताता हूँ। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुए और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ, कि उस जनरल इलेक्शन में विपक्ष ऑपोजिशन ने पूरी तरह बाइकॉट किया। बाइकॉट का मतलब कि उन्होंने भाग नहीं लिया। अब जब विपक्ष ने भाग ही नहीं लिया तो फिर ये जनरल इलेक्शन कैसे हुआ? लेकिन वहां पर ये जनरल इलेक्शन कराए गए, उनको संपन्न कराया गया और इसके साथ जाहिर सी बात है, जब विपक्ष वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो उनके जो समर्थक हैं वो वोट करने नहीं जाएंगे। वैसा ही हुआ और इस 2024 के चुनाव में वहां पर ओनली 40% वोट आउट हुआ। वोट आउट मतलब वोट पड़े, जो कि वोटर्स बाहर आए, वोट देने घर से बाहर निकले। 60% लोगों ने इसका बाइकॉट किया। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कि खुद शेख हसीना ही चला रही थी, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। और ये जो बाइकॉट हुआ है, इसका मतलब कि वहां की जनता उनसे खुश नहीं थी। क्या कारण थे? एक कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा जो कि ज्यादा हाईलाइट हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा, जब किसी देश में किसी को मेजॉरिटी मिल जाती है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, तो वहां पर यह देखा जाता है कि वो अपनी सोच, अपने विचार को लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने देश में बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ के जो है राजनीति को देखते हुए, माहौल को देखते हुए सरकार कदम उठाती है, सबकी बात सुनती है। ये अपने देश के लिए की बात नहीं है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, जहां पर अपने सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने उस 40% को भी मान्यता दी और वहां पर 40% की जो जनता बाहर निकली, उनके आधार पर ही जो जनता ने वोट डाले, 40% लोगों ने, उनके आधार पर ही नई सरकार का गठन कर दिया गया। यानी कि एक बार फिर शेख हसीना आ गई। तब विपक्ष ने, तब जनता ने ये सोचा कि ऐसे बात नहीं बनने वाली। इनके पीछे 2 बिल, एक रिजर्वेशन वाला और एक आई थिंक 2022 के आसपास उन्होंने एक डिजिटल फ्रीडम का एक बिल लाया था। यानी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर उनकी पाबंदी थी। आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिए कितना जरूरी है, जिसको बाउंड करने की वहाँ कोशिश की गई। ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, इसमें भी आपको एक हिंट देता हूं कि जो विपक्षी था उसने इलेक्शन का बाइकॉट जरूर किया था, लेकिन क्या राजनीति से बाहर हुआ था? नहीं दोस्तों, वो राजनीति से बाहर नहीं हुआ था। और वहीं पर उसका रोल प्ले करने का वक्त आया जब जनता ने रोष दिखाया रिजर्वेशन के बिल के खिलाफ। लेकिन वो मुद्दा पकड़ा वहां के कट्टरपंथी लोगों ने, जिनकी सरकार वहां पर बन नहीं पा रही थी, उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। उन्होंने अपनी दाल गलाई इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर। और इसका एक प्रूफ जो कि वहां पर मैं आपको दे सकता हूं कि अगर ये सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा था तो फिर वहां पर आगजनी क्यों हुई? ये तो बहुत अच्छे से अगर मेजॉरिटी बोल रही है किसी देश की, तो ये सरकार को मानना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने अगर जो है रिजाइन भी किया, तब भी मैं इस बात को मानता हूं कि वहां पर इस तरीके की आगजनी और ये जो माहौल वहां पे पैदा हुआ है, माइनॉरिटी को जलाया जा रहा है, ये रिजर्वेशन का कौन सा मुद्दा है? ये कौन सा रिजर्वेशन का मुद्दा है? ये तो कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं।
ये मुद्दा है वहां के कट्टरपंथी लोगों का, जिन्होंने इस आंदोलन को हवा दी, क्योंकि उसी के द्वारा तो उनकी दाल गलेगी। अगर ऐसा ना हो तो आज क्यों वहां की जनता, जो मेजॉरिटी जो है वहां की, जो शामिल हो गए कट्टरपंथी उस जनता में, वो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि वहां पे शरिया कानून लागू होना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए। ये कौन सी मांग है रिजर्वेशन की? ये कौन सी डिजिटल फ्रीडम की मांग है? दोस्तों, शरिया कानून के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूरी हो गया है आपको कुछ बताना। जो मुस्लिम हैं उनकी एक सोच है कि हमारे धर्म को तभी बचाया जा सकता है जब बाकी धर्म भी हमारे धर्म को मानने लगे। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं कि उनके कानून में वो ये समझते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, यानी वो गद्दार है। इस सोच को आप किस रूप में लेते हैं दोस्तों? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा धर्म ये मुझे खाना पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है तो सबको लाल रंग पसंद होना चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? ये कौन सा धर्म कहता है? शरिया कानून वहां पर लागू होने की बात हो रही है, तो फिर क्यों ना माइनॉरिटी की बात की जाए? यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। अपने सोशल मीडिया पे भी आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं उस बारे में कि जो हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं हमारे, और लोगों को मारा जा रहा है, फांसी पर टांगा जा रहा है, प्लीज दोस्तों इस पर विश्वास मत कीजिए। ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है सोशल मीडिया पर। पता नहीं क्यों चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है। मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने उनको देखा है, मैं आपको भी उनके डिस्क्रिप्शन में मैं उनके नाम बताना चाहूंगा आपको। उनके नाम है, मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। उनके नाम है रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के एंकर रहे, ध्रुव राठी। इन दोनों का नाम मैंने पहले लिया और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। इन दोनों के नाम मैंने इसलिए लिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो प्लीज इनका वीडियो जरूर देखें। इस रूप में नहीं कि आपको कुछ जानने को मिलेगा, इस रूप में कि सनातन धर्म के कितने खिलाफ हैं, ये जानने में आपको मदद मिलेगी। कहीं भी इन्होंने अपने वीडियो में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कहीं भी हिंदू माइनॉरिटी का उनको दबाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, इस चीज का जिक्र भी नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं एक छोटा यूट्यूब, मैं तो अभी वीडियो बनाना चालू किया हूं, मेरा कोई मोटो नहीं है, मेरा सिर्फ मोटो है मेरे जैसे लोग, आप मेरे जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को चीजें समझ में आए, टीवी देखें तो उनको समझ में आए कि क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ें तो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट जगे कि हाँ ये चीज तो मुझे पता है, इस बारे में मैं और आगे जानता हूं, तब उनका एक व्यू बनेगा। और कम से कम अगर आप हिंदू सनातनी हैं तो कम से कम इतना तो जानें कि हमारे लिए विश्व में क्या राजनीति चल रही है। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मैंने आपको नाम बताए, रवीश कुमार, मैं नाम नहीं लेता हूं कभी यूट्यूब में किसी का, लेकिन अब लेना जरूरी हो गया है। रवीश कुमार और ध्रुव राठी, इन दोनों के नाम मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। इनके वीडियो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए जो इन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं, उनके वीडियो आप जरूर देखें। एक बार भी इन्होंने हिंदू सनातनी के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। वहीं पर इनके अपोजिट में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उनके यूट्यूब का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है द देशभक्त। मैं चाहता हूं कि आप उनका वीडियो जरूर देखें। इस बीच मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि द देशभक्त में भी ये इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर माइनॉरिटीज पर ज्यादा अत्याचार नहीं हो रहे हैं, वहां पर ऐसी कोई वहां पर कोई आगजनी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रही, मंदिर नहीं जलाए जा रहे हैं। ये एआई के द्वारा तैयार किए हुए सोशल मीडिया पर हमको भड़काने के लिए ये चीजें चल रही हैं, वीडियोस डाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया यहां पर भेजे जा रहे हैं। आप इनसे सतर्क रहें फ्रेंड्स। और जो हिंदू माइनॉरिटीज के जो खतरा है बांग्लादेश में,
वो अभी ये नहीं है कि उनको मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। खतरा ये है कि वहां पर शरिया कानून लागू करने की बात हो रही है। इसका मतलब वो इस्लामिक राष्ट्र होगा और किसी भी धर्म को मानने वाला, देश क्या किसी दूसरे धर्म को शरण दे सकता है? क्या उसको अच्छे से उसका देखभाल कर सकता है? हमारा देश कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब सर्वधर्म समभाव हमारे देश में लागू है, जो कि बांग्लादेश में भी अभी तक लागू था। लेकिन अब जो मांग उठ रही है वो मांग रिजर्वेशन, डिजिटल फ्रीडम, इनसे हट के वहां पर एक अलग ही माहौल बन चुका है, जो कि कट्टरपंथियों ने बनाया है कि यहाँ पर शरिया कानून लागू हो। तब आगे जाकर हिंदू माइनॉरिटीज को खतरा होने वाला है। इस बात की संभावना है, और संभावना नहीं है, बहुत मजबूत संभावना है। तो इसको हम समझें फ्रेंड्स। और जैसा कि हम लोग वर्ल्ड राजनीति में देख ही रहे हैं कि वहां पर जो हिंदू हैं वो पहले ही बहुत कम हो चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में आंकड़ा दिया था कि वहां पर 1947 के टाइम पे 30% हिंदू थे। फिर 1971 जब बांग्लादेश एग्जिस्टेंस उसका आया तो उस टाइम पर वहां पे 18% हिंदू थे, और अब जाकर सिर्फ 8% है। ये कौन सी वहां पर पॉलिटिक्स धीरे धीरे चल रही है फ्रेंड? ये हम और आप लोगों को समझना होगा। और इस बारे में जितने भी वीडियो अभी खतरनाक वाले आ रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, किसी महिला के साथ गलत काम किया जा रहा है, हिंदू महिला के साथ, प्लीज आप इनको इग्नोर करें। या फिर इनके बारे में जांचने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, एक यूट्यूबर का नाम बताया, द देशभक्त। आप उनको फ्रेंड्स जरूर देखें। मैं चाहता हूं, मैं खुद सनातनी हूं, मैं खुद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसी भाई बहन के साथ ऐसा हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत मैसेजेस आ रहे हैं हमको भड़काने के लिए, कुछ एक अलग माहौल तैयार करने के लिए हमारे देश में। मैं आपको बताना चाहूँ, वेस्ट बंगाल में कुछ लोग इस दिशा में निकल पड़े हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं बांग्लादेशियों को मारने के लिए। प्लीज फ्रेंड्स, इन सब से सावधान रहें। जो भी देखें न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सर्टिफाइड न्यूज़ चैनल जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, न्यूज़ चैनल संसद टीवी वगैरह में आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक पुख्ता जानकारी आपको मिलेगी। बाकी यूट्यूब में जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको आप इग्नोर करते हुए उनकी पहले जांच करें, समझें। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो, एक वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी नदी में तैर रहा है, उसको लोग, बांग्लादेशी लोग पत्थर मार रहे हैं, बताया जा रहा है ये हिंदू है। बाद में मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की गूगल लेंस पे, तो पता चला ये 3 साल पहले का कोई मुद्दा था बांग्लादेश में। वहाँ के कोई सरकारी आदमी था, उसने धांधली की थी, वो भी मुस्लिम था, उस पर ये पत्थर फेंके गए और अब उसको वायरल किया जा रहा है हिंदू बोल के। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें और सजग रहें। बांग्लादेश के लिए मेरा ये मेरा सेकंड वीडियो था। आई होप मैं अपनी बातें आपको समझा पाया होगा। मैं नए वीडियो बनाना मैंने चालू किया है, तो मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, उनके लिए आप क्षमा कीजिए। और धीरे धीरे मैं इनमें सुधार करूंगा। मेरा सिर्फ एक मोटो है, मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी समझता हूँ, उनको, मेरे जैसे फ्रेंड्स, मेरे जैसे व्यूअर्स को मैं अपनी बातें उन तक पहुँचा सकूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बताइएगा। आई होप अब फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं कट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कोई एक और टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे।